हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि साथियों, हमने आज शुरुआत की थी हमारे जो यूपी टेट के लास्ट ईयर्स के पेपर्स आए हैं, उसमें जो इंग्लिश के प्रश्न आए हैं 30 प्रश्न, हमने उस कड़ी को शुरुआत की थी और उसमें हमने कुछ प्रश्न सुबह हल किए थे। और अब उसी कड़ी को लेकर के मैं आपके साथ दोबारा पेश हूँ और आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर किया होगा। और जो आपके साथी लोग हैं जो यूपी टेट से जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और इस कम समय में गागर में सागर भरने का जो हमारा प्रयास है वो पूरा होता नज़र आ रहा है और आशा करता हूँ कि आप भी उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हमने जो शुरुआत किया था वो 2019 का हमारा यूपी टेट का जो प्रश्न पत्र था, उसके जो भी प्रश्न आए हैं उसमें जो भी चारों विकल्प दिए हुए हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी को देना और उसमें जो भी चैप्टर्स की विशेष बातें आई हैं उन सबको बताना मैं आपने शुरू किया था। तो उसी कड़ी में हमारा एक प्रश्न जो आया था इस बार यूपी टेट में वो था कि फाइंड आउट द फ्लोइंग वर्ड्स प्लूरल सेंटेंसेस, यानी कि नंबर जो होते हैं हमारे वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो उसमें हमें ये पहचानना था कि जो वर्ड दिए गए हैं उनमें कौन सा प्लूरल है। हमारे उसमें 4 वर्ड थे: एनालिसिस, क्राइसिस, इंडेक्स और क्राइटेरिया। तो वैसे तो छांटने के लिए हम सीधा सा अगर कोई भी वर्ड हो तो उसका सिंगुलर और प्लूरल यदि हमें याद है तो हम उसको एकदम से पहचान सकते हैं, लेकिन अब इसमें हमें देखना था कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्लूरल में है। अब इसमें एक एक वर्ड की हम अगर बात करें तो एनालिसिस है, क्राइसिस है, इंडेक्स है और क्राइटेरिया है। तो सीधा सा फॉर्मूला ये होता है कि जिन शब्दों के अंत में आईएस होता है यदि वो प्लूरल में लिखे जाएंगे तो वो ईएस में बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आईएस लगा है। एनालिसिस है, क्राइसिस है और एक इंडेक्स है और एक क्राइटेरिया है। ये 2 शब्द अलग हो गए, लेकिन जो प्लूरल बनाने की जो थ्योरी है वो इस तरीके से काम करती है कि जिनके अंत में आईएस हो तो उनको प्लूरल में ईएस में बदलते हैं। अब जैसे इसमें एनालिसिस है तो ये सिंगुलर नंबर है और जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो आईएस जो है वो हमारा ईएस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको वैसे भी हर समय याद रखना है कि हमारा कोई भी वर्ड, कोई भी हमारा नाउन जिसके अंत में आईएस लगा हो, यदि हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसको हम ईएस में बदल देंगे। तो एनालिसिस का जो प्लूरल हो जाएगा वो एनालिसिस में आईएस का ईएस बदल जाएगा। इसी तरीके से क्राइसिस, अब जब इसका भी हम प्लूरल चेंज करेंगे तो आईएस जो है वो हमारा ईएस में बदल जाएगा। अब एक दूसरा इसमें वर्ड था दिया हुआ, एक और इसमें याद रखना है कि यदि इसमें मैंने कोशिश की है कि जो प्लूरल से संबंधित मुख्य बातें हैं वो आपको इसी प्रश्न के अंतर्गत बता दी जाएं। जिन शब्दों के अंत में ओ एन होगा तो उसको ए में बदलना है। अभी तो मैंने बताया कि जिन शब्दों के अंत में, जिन नाउन के अंत में, नाउन समझ सकते हैं किसी भी वस्तु से जनरली भाव होगा यहाँ, लेकिन इसमें एक याद रखना है कि प्लूरल जो हम लोग बदलते हैं वो हमारा नाउन और वर्ब दोनों पर फॉर्मूला हमारा लागू होता है। नाउन मतलब किसी वस्तु से, क्योंकि स्थान और नाम का हम, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है नाउन वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से अभिप्राय होता है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन को नहीं हम प्लूरल में बदल सकते, व्यक्तिवाचक संज्ञा को, और जो हमारा स्थान होता है उसको नहीं बदलते क्योंकि वो भी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं यदि हम उसकी बात करें, और वर्ब, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एनालिसिस विश्लेषण करना एक वर्ब है और क्राइसिस ये भी एक वर्ब है। तो जिन वर्ब के या नाउन के अंत में आईएस आएगा उसको ईएस में बदलकर प्लूरल में बदल देंगे, और जिन वर्ब के अंत में ओ एन आएगा तो उसको हमें ए में बदलना है। जैसे क्राइटेरियन, तो इसका हो जाएगा ओ एन हट जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। ये जनरली कॉमन रूल है, इसका एक्सेप्शन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो रूल्स होते हैं उनके एक्सेप्शन अगर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। अब जैसे फिनोमेनन शब्द है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ओ एन है, तो ओ एन को भी आप ए में चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरह एक शब्द इंडेक्स था इसमें, तो इंडेक्स को जो बदलने का फॉर्मूला है, ये खाली एक इंडेक्स से नहीं बल्कि इसमें एक पूरा रूल छिपा हुआ है। बहुत ही गहराई तक जाने पर इस बात का पता लगेगा। आपने जनरली बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत विरला ही किसी बुक में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए।
तो ये ध्यान रखना हमेशा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूले नाउन और वर्ब दोनों पर लागू होंगे। जिन नाउन या वर्ब के अंत में ओ, एस, एक्स, सी एच या एस एच, इन 5 में से कोई भी आए, अगर आप उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनेगा। आप देख सकते हो गो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ा होगा तो वहाँ उसमें यह भी बताया जाता है कि यदि एक वचन का कर्ता है तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं उनके अंत में एस या ES जोड़ते हैं। अब ये कभी नहीं कहा जाता कि कब एस जोड़ते हैं और कब ES जोड़ते हैं। तो जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वहाँ भी लागू होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर नंबर के पॉजिटिव सेंटेंस में। जब भी एस या ES जोड़ने की बारी आएगी तब आपको ये याद रखना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ओ है और उससे पहले सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आप उसमें ES जोड़ेंगे। और यही बात किसी नाउन को प्लूरल में बनाते हुए भी आप देख सकते हैं मैंगो, तो मैंगो को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ES जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि ओ उसके अंत में है तो ES जोड़कर उसको प्लूरल बनाया गया है। अब जैसे ही CH वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, अगर हमें वॉच का प्लूरल बनाना है तो इसमें CH होने के कारण इसमें भी ES जोड़ेंगे, यानी वॉच WATCH के साथ ES लगेगा। तो आप कोई भी वर्ड उठा करके देख लिए, SASS घोड़ा होता है तो अगर घोड़े का हमें प्लूरल बनाना है तो SS बनाएंगे। एक्स है तो एक्स, अभी मैंने इंडेक्स से इसीलिए शुरुआत की थी, अगर इंडेक्स है तो इसमें एक्स है तो यदि इसका प्लूरल नंबर हमें बनाना है तो उसमें भी हम ES जोड़ेंगे यानी इंडेक्सेस। हालांकि इसका एक अलग रूप भी कहीं लिखा मिल सकता है, इसमें CES भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। जनरली एक्स के साथ में ES का ही प्रयोग होता है, इसीलिए इंडेक्स का जो प्लूरल होगा वो इंडेक्सेस होगा। तो आप किसी भी उसको देख लीजिएगा, ये कॉमन रूल है और इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी नाउन या वर्ब के अंत में O, S, X, CH या SH आएगा और आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें ES जोड़ना है। यस, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लागू होगी बात और जनरल वे में भी लागू होगी बात। अब ये तो हुई हमारी प्लूरल बनाने की बात। अब नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन था दिया हुआ कि इसमें भी आपको प्लूरल छांटना था। अब जैसे इसमें प्लूरल छांटना था तो हमने अभी आपको बताया कि क्राइटेरियन में ION जब आएगा तो A लगेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? क्राइटेरिया, क्योंकि ये IS लगे हुए दोनों ही वर्ड सिंगुलर नंबर हैं और इंडेक्स भी सिंगुलर नंबर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस था प्लूरल। अब इसमें प्लूरल छांटना था कि कौन सा प्लूरल है। अब ये याद रखिए कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अंत में S लगा होता है, देखने में लगते हैं कि वो सिंगुलर नंबर हैं लेकिन वो सिंगुलर होते नहीं हैं। अब जैसे आप इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइश है, न्यूज़ है, बिलियर्ड्स है, तो इसमें S होने के बाद ये प्लूरल नंबर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच का नाम है। एक पॉलीटेक्निक या यूँ कहें कि बीटेक की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैथमेटिक्स है तो कहने के लिए S लग रहा है लेकिन सिंगुलर में है क्योंकि गणित एक विषय होता है। और न्यूज़ है तो न्यूज़ भी हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है। वो बात अलग है कि उसको जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ सिंगुलर के सेंस में ए पीस ऑफ न्यूज़ का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह बिलियर्ड्स है, ये भी एक खेल होता है। तो ये तीनों ही हमारे जो वर्ड हैं वो सिंगुलर नंबर में है। अब जो माइश है, आप जानते होंगे कि माउस चूहे को बोलते हैं और माउस का जो प्लूरल होता है वो माइश होता है। तो यही एकमात्र इसमें ऐसा नाउन है जो प्लूरल नंबर में है। ऐसे लाउज, लाइस, जुएँ जो होती हैं वो उसका प्लूरल हो जाता है। मैन, मैन, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको यदि हम प्लूरल में बदलते हैं तो उसमें किसी एक स्पेलिंग में परिवर्तन हो जाता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि पूरा वर्ड भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन से रूल थे जो हमने हमारे क्वेश्चन आए थे उनको हमने देखा। अब इसमें एक नया क्वेश्चन था कि ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। तो इसमें जेंडर पहचानना था, जेंडर कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने जेंडर को समराइज करने की कोशिश की है कि जो हमारे पास जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। इंग्लिश के अंदर जेंडर जो होते हैं वो 4, जिसको आप लिंग भी बोल सकते हैं, वाचक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप
समझ सकते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ जो हमारे जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो मैस्कुलिन जेंडर जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक, जहाँ पुरुष जाति का बोध हो। और पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने के लिए हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है नर और मादा का। जितने भी नर के अंतर्गत आते हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी मादा होती हैं यानी माँ होती हैं, बनने वाली होती हैं जो, वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो और अब तीसरा जो जेंडर है वो कॉमन जेंडर है जिसको बोलते हैं उभयवाचक। अब उभयवाचक से क्या समझते हो? उभयवाचक से अभिप्राय ये है कि इंग्लिश में वो प्रोनाउन या वो नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। और जो अंतिम और फोर्थ है वो है न्यूट्रल जेंडर, जो निर्जीववाचक के लिए प्रयोग होंगे। अब हमने 4 प्रकार के जेंडर बताए, और अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है कि जेंडर कितने, कौन सा जेंडर है, तो आपको दिमाग में रखना है कि मैस्कुलिन होगा तो पुरुषवाचक, फेमिनाइन होगा तो स्त्रीवाचक, और कॉमन होगा तो उभयवाचक, और न्यूटर होगा तो निर्जीववाचक। अब अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें, इसमें बोला ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, तो इसमें ऑर्फन का जेंडर पूछा क्या है। तो एक तो ऑर्फन का अर्थ हमेशा याद रखना, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। इसमें कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी दे देता है कि ये ए चाइल्ड whose parents are dead, a child whose parents are dead। ये सेंटेंस हो सकता है इसका कि वह बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों, तो उसके लिए वन वर्ड होगा ऑर्फन, अनाथ। ये वन वर्ड वाले भी एक वो सेंटेंस बन सकता है, जब उसको पढ़ाएंगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो अब इसमें पूछा जाए कि ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, कि वह अनाथ था और अपने चाचा के साथ रहता था। तो इसमें ऑर्फन का जेंडर बताना है। अब आप समझ सकते हो कि मैस्कुलिन पुरुषवाचक, फेमिनाइन स्त्रीवाचक, कॉमन उभयवाचक और न्यूटर निर्जीववाचक। तो अनाथ जो है, अनाथ कोई भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो इसमें लड़का कह दिया, ही लगाने से पता लग रहा है कि लड़का, लेकिन अगर सी लगा देते तो भी अनाथ की अंग्रेजी ऑर्फन ही होती। तो वो सारे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। अब जैसे कजिन होता है, कजिन, तो कजिन का क्या होता है? चचेरा भाई या बहन। तो कजिन शब्द जो है वो भाई के लिए भी लगता है और बहन के लिए भी लगता है। एक और ध्यान रखना है कजिन से कि कभी भी ग्रामेटिकली कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करना है। अगर वो कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर यूज करता है तो वो रॉन्ग है। और अगर फाइंड आउट द एरर्स में ये आ जाता है पार्ट कि फाइंड आउट द एरर्स फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेज, और उसमें कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर दिया है, तो वही पार्ट आपका ग्रामेटिकली एरर में होगा। तो कजन शब्द जो है वो भी कौन सा जेंडर हुआ? कॉमन जेंडर, उभयवाचक। तो इसी तरह से यहाँ जो हमारा ऑर्फन का जेंडर है वो कौन सा जेंडर हुआ? कॉमन जेंडर। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न थे जिनको हमने समझा